हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये एंड बच्चे इस सब्जेक्ट की बहुत डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली आज के लेक्चर से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एंड ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बीबीए एंड बीकॉम में तो है ही, इसके साथ ही बीसीए में, कुछ यूनिवर्सिटीज में बीसीए में सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, बीटेक के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट है एंड एमबीए एंड एमकॉम में तो है ही ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये डिफरेंट कोर्सेज के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड मैं कोशिश करूंगी 1 महीने 1.5 महीने के समय में हम ये पूरा सब्जेक्ट जो है जल्दी से कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट, ओबी का जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगी। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, बिहेवियर का मतलब क्या है, एंड पूरा ये जो टर्म है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये क्या होता है ये समझेंगे, इसकी डिफिनीशन भी देखेंगे। ठीक है, एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर क्या है, क्या चैलेंजेस हैं ओबी में। ओबी के मॉडल है, 4 मॉडल्स हैं ओबी में, ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियन, सपोर्टिव एंड कोलिजियल। ठीक है, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम बिहेवियर क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, पर्सनैलिटी, परसेप्शन। तो हमें बहुत सारे टॉपिक ये पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए ये था पूरे आज के मतलब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है ओबी का, उसका कंटेंट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लस बिहेवियर, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है हमारा जो सब्जेक्ट है ओबी का, शॉर्ट में हम इसे ओबी कहते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ओबी का, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा क्या है, बिहेवियर। तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जो सब्जेक्ट है ओबी का, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे बिहेवियर, जो एम्प्लॉइज हैं, जो इंडिविजुअल हैं। ये जो ओबी सब्जेक्ट है ना, पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये जो ओबी सब्जेक्ट है इसमें बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, और ये जो थ्योरीज है काफी हेल्पफुल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस टाइप से बिहेव कर सकता है, एंड एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ओबी का सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉय है, वही क्या है, अल्टीमेट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ह्यूमन रिसोर्स ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स से अगर आपने काम करवा लिया ना, किसी मैनेजर ने काम करवा लिया ना, तो वही मतलब, तो नो डाउट वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, फ्लरिश करेगी, उसकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव होगी। तो इसीलिए ओबी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ओबी डील्स विद ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। ओबी में बेसिकली ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में बात होती है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंप्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में बात होती है। तो ओबी में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिससे हम एम्प्लॉइज, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके बिहेवियर को समझने में बहुत हेल्प मिलती है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उससे क्या होता है, उससे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो ओबी है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बताई थी ना, तो ओबी का मैंने केवल एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया कि ओबी में हम क्या है, थ्योरीज हैं, जिससे हम जो वर्कर है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये तो केवल एक ओवरव्यू मैंने आपको ओबी के बारे में दिया है, अभी हम डिटेल में डिफिनीशन भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले जरा समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। देखिए ओबी दो शब्दों से मिलकर बना है ना, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो जरा समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज यूनिट। एक ऑर्गेनाइज यूनिट जो होती है, इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। या जो साइंटिस्ट वेबर थे, उन्होंने डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट्स अ कॉर्पोरेट ग्रुप। एक कॉर्पोरेट ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक और डिफिनीशन बताती हूँ ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक एग्रीगेशन है, यानी ये एक समूह है, एक कलेक्शन है ह्यूमन बीइंग का,
बेसिकली एम्प्लॉइज का एक कलेक्शन है, एक समूह है, एक एग्रीगेशन है जो डिलिबरेटली यानी सोच समझ करके कॉन्शियसली फॉर्म किया गया है, क्रिएट किया गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी गोल है उसको अचीव कर सके। एंड ये जितने भी एम्प्लॉइज हैं ये सब मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, रिलेवेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपना गोल है वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का समूह है जो क्रिएट किया जाता है डिलिबरेटली यानी सोच समझ के कॉन्शियसली, जिसे क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी एम है उसे अचीव कर सके, गोल है उसे अचीव कर सके। तो दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है। तो जब ये पूछा जाए तो देखिए ओवरव्यू क्या है वो तो मैं बता चुकी हूं, बट ये दो डिफिनीशन है, बहुत काम की डिफिनीशन है एंड दिस इज गिवन बाय टू एक्सपर्ट्स। एक है एल्डेफ एंड ग्रीफ, इन्होंने एक डिफिनीशन दी है जो बहुत अच्छी डिफिनीशन है, तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं। एंड इसके साथ चालान ने एक डिफिनीशन दी है तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने, पहले मैं इस डिफिनीशन के बारे में बताती हूँ। एल्डेफ एंड ग्रीफ जो मतलब एक्सपर्ट थे ओबी के, उन्होंने ये डिफिनीशन दी थी ओबी की कि ओबी क्या है? ओबी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ओबी क्या है? ओबी सोशल साइंस की एक ब्रांच है विच दैट सीक्स टू बिल्ड थ्योरीज। ओबी जो है सोशल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें बहुत सारी थ्योरीज बिल्ड की गई हैं, जिसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। एंड इन थ्योरीज को अप्लाई करके, इन थ्योरीज को अप्लाई करके क्या किया जा सकता है? जो मैंने अभी पहले बताया था कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं मतलब समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो वर्कर्स हैं, जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उनके बिहेवियर को हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन थ्योरीज को अप्लाई करके। किन थ्योरीज को अप्लाई करके? ओबी की जो थ्योरीज हैं उनको अप्लाई करके। ठीक है, तो ओबी क्या है? ओबी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये एल्डेफ एंड ग्रीफ इन्होंने डिफिनीशन दी थी कि ओबी इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस जिसमें बहुत सारी थ्योरीज बिल्ड की गई हैं जिनको अप्लाई करके प्रिडिक्ट, अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल किया जा सकता है बिहेवियर इन वर्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड बिहेवियर फिर किसका कंट्रोल किया जाएगा? मशीन का तो बिहेवियर नहीं होता है ना, ह्यूमन बीइंग का, एम्प्लॉइज का बिहेवियर। ठीक है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये पहली डिफिनीशन थी, बहुत अच्छी डिफिनीशन है, आप एग्जाम में जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनीशन है दिस इज गिवन बाय कैलहन, इन्होंने अगली डिफिनीशन दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि ओबी इज द सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। यानी ओबी क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ये मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है उसी का एक सबसेट है, उसी का एक छोटा रूप है जो बेसिकली किससे डील करता है। इसमें भी ये जो कैलहन है इन्होंने भी सेम बात कही थी, बस इन्होंने क्या कहा कि ये मैनेजमेंट एक्टिविटी का सबसेट है। एंड ओबी से हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल बेसिकली जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर है, जो मैनेजर्स हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो कैलहन ने भी सेम बात कही थी, बस थोड़ा सा इसमें अलग बात है कि इन्होंने कहा था कि ओबी इज द सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ये मैनेजमेंट एक्टिविटी का ही एक पार्ट है जिससे हम जो इंडिविजुअल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये जो दो डिफिनीशन है ये काफी कुछ इंटरलिंक है, सेम बात दोनों में ही कही गई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कैलन इन्होंने एल्डेफ ने कहा था कि ये ब्रांच है सोशल साइंस की, इन्होंने कहा था इट्स अ सबसेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। बाकी बातें इनकी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये दो डिफिनीशन आप ओबी की लिख सकते हैं, बहुत अच्छी डिफिनीशन है। एंड साथ में ये भी लिखिएगा कि दिस डिफिनीशन इज गिवन बाय दीज टू एक्सपर्ट्स, ये दो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये डिफिनीशन दी थी। ठीक है, तो दिस इज ओबी, ये ओबी है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, एक बात और है कि ओबी बेसिकली किससे डील करता है? ओबी डील करता है दैट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज रिलेवेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, देखिए एम्प्लॉय जो है उसका वो बिहेवियर, ठीक है, ओबी में हम एम्प्लॉय के किस बिहेवियर की बात करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में है इसमें हम एम्प्लॉय के किस बिहेवियर की बात करते हैं? इसमें हम एम्प्लॉय के उस बिहेवियर की बात करते हैं जो बिहेवियर रिलेवेंट है, यानी जो बिहेवियर मतलब जरूरी है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करे उसके लिए एम्प्लॉय को कैसा बिहेवियर रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उस बिहेवियर की बात ओबी में की जाती है। ठीक है, एंड इसमें जो इंडिविजुअल है, जो ह्यूमन बीइंग है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। एंड ओबी में जो ह्यूमन बीइंग बेसिकली जो
वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके जो बिहेवियर की स्टडी की जाती है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी की जाती है, ग्रुप के लेवल पे भी की जाती है एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी बिहेवियर की स्टडी की जाती है। मतलब वो इंडिविजुअल, वो जो एम्प्लॉय है वो इंडिविजुअल लेवल पे कैसा बिहेव करता है, जब वो ग्रुप में होता है तो कैसा बिहेव करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसा बिहेव करता है, तो हर लेवल पे उसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो देखिए वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ओबी क्या है, ओबी इज कंसर्न विद दैट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की उस एस्पेक्ट की ओबी में स्टडी की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए रिलेवेंट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए जो जरूरी है उसी ह्यूमन बिहेवियर की इसमें स्टडी की जाती है, उसी की बात की जाती है। ठीक है, एंड ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तीनों लेवल पे बात की जाती है। ठीक, तो काफी कुछ मैंने ओबी के बारे में बता दिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ओबी, नेचर। ठीक, तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो इसके 6 नेचर कहिए चाहे फीचर कहिए, ओबी के फीचर्स। तो सबसे पहला जो फीचर है ओबी का वो क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज ओबी इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जो ओबी है उसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटर, देखिए डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है डिसिप्लिन। इंटरडिसिप्लिन मतलब कि जो ओबी है इट इंटीग्रेट्स द नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी जो ओबी है, ओबी में जो थ्योरीज दी गई हैं, ओबी के जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किए गए हैं, उसमें जो नॉलेज ली गई है वो डिफरेंट डिसिप्लिन यानी डिफरेंट सब्जेक्ट से ली गई है। तो ये सबसे पहला फीचर है ओबी का। ठीक है, ओबी में बहुत सारी बातें साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, तो ओबी में केवल एक ही सब्जेक्ट से नॉलेज नहीं ली गई है, इसमें ओबी में जो थ्योरीज कॉन्सेप्ट बिल्ड किए गए इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से मतलब थ्योरीज और कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। तो इसीलिए इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसका ओबी का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ठीक, तो ये हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि इट इज एन अप्लाइड साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओबी जो है अप्लाइड साइंस है, ऐसा नहीं है कि बस थ्योरीज इसमें दे दी गई हैं, उनको अप्लाई किया गया है। ये क्या है, अप्लाइड साइंस, यानी अप्लाई किया जा रहा है। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ओबी का क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स है, जो ह्यूमन बीइंग की, जो ह्यूमन बीइंग नहीं इंप्लॉइज की बोलेंगे, जो इंप्लॉइज की जो प्रॉब्लम है, बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ये ओबी का, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यानी क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी थ्योरीज ओबी में दी गई है उनको क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है ना, अप्लाई करेंगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसीलिए इट इज एन अप्लाइड साइंस, ये अप्लाइड साइंस है। ठीक है, इसमें ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट की स्टडी की जाती है और ये अप्लाइड है क्योंकि इसमें हर चीज अप्लाई की जाती है एम्प्लॉइज पे, चाहे वो मोटिवेशनल, पर्सनालिटी, परसेप्शन, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या थ्योरीज है उन सबको अप्लाई किया जाता है। तो इट्स एन अप्लाइड साइंस। तीसरा जो फीचर है ओबी का दैट इज नॉर्मेटिव साइंस। ओबी जो है नॉर्मेटिव साइंस है। देखिए नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपने सुना होगा ना पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, नॉर्मेटिव मतलब होता है नॉर्म। ठीक है, नॉर्मेटिव किससे बना है, नॉर्म। नॉर्म मतलब क्या होता है कि जैसे नहीं रूल रेगुलेशन, नॉर्म्स, यानी ये नॉर्म्स है, ये रूल रेगुलेशन है। तो ओबी जो है ये नॉर्मेटिव साइंस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बताए गए हैं नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, यानी एम्प्लॉय का कैसा बिहेवियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, हाउ थिंग्स शुड बी डन, यानी कैसी चीजें होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में बात की गई है। तो इसीलिए इट्स अ नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, ये पॉजिटिव साइंस नहीं, नॉर्मेटिव साइंस है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म्स बताए गए हैं बिहेवियर के। ठीक है, नॉर्म्स मतलब रूल रेगुलेशन, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए। ठीक, चलिए चौथा जो नेचर है, फीचर है ओबी का, वो क्या है, इट्स अ ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो सही बात है, मैं तब से बता रही हूं कि ओबी में क्या होता है, ओबी में मेन फोकस किस पे है, मेन फोकस है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों पर, पीपल पर, एम्प्लॉइज पे, ह्यूमन पे। तो ओबी हैज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ओबी का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, इस पे जो मेन फोकस होता है वो एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उन पर होता है, उनके बारे में स्टडी हो रही है। ठीक है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट नीड एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल आर ऑफ हाई कंसर्न, यानी ओबी में इस बात पे भी फोकस किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी जरूरतें क्या है, वो कैसे मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है, इन सब पे भी मेन फोकस होता है। ठीक, तो इसलिए इसका क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे पूरे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है ओबी में।
ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर किसका होगा, ह्यूमन बीइंग का होगा ना, तो उसकी बात हो रही है, इसलिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक क्यों है ये, ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है क्योंकि ओबी में ये मतलब कह लीजिए ऑप्टिमिस्टिक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि जो भी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं दे हैव इनेट पोटेंशियल, उनमें बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, वो क्रिएटिव है, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रोडक्टिव है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ओबी का ये बिलीफ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं उनमें पोटेंशियल है, बस जरूरत क्या है कि पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करवाने की, ठीक है। तो एम्प्लॉय बहुत ही क्रिएटिव, पोटेंशियल, प्रोडक्टिव, इंडिपेंडेंट है, बस उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, एम्प्लॉय के बिहेवियर को समझने की जरूरत है, एंड अगर समझ ले प्रॉपरली तो हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उसे ऑर्गेनाइजेशन के हित में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इट इज ऑप्टिमिस्टिक। एंड नेक्स्ट जो फीचर है ओबी का, दैट इज ओरिएंटेड टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो हाँ सही बात है, जो ओबी है, ये जो सब्जेक्ट है ओबी, ये इसका मेन जो कह लीजिए पर्पस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो ह्यूमन बीइंग, जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करना, समझना, इन्फ्लुएंस करना, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है वो और क्या बढ़ जाए, ठीक है। तो इसीलिए ओबी जो है दिस इज ओरिएंटेड टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओबी में एम्प्लॉय या इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। देखिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव दूसरा हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दूसरा हो सकता है, ठीक है। बट ओबी में कोशिश की जाती है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके, दोनों मिलकर काम करें ताकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पांचवा फीचर। अब लास्ट फीचर, आखिरी फीचर जो ओबी का वो है कि अ टोटल सिस्टम अप्रोच। टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है कि ओबी में देयर इज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच। इंटीग्रेटिव अप्रोच होता है, इसका मतलब क्या है, विच टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द वेरिएबल। टोटल सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है कि ओबी में जितने भी वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितने भी फैक्टर हो सकते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसकी फंक्शनिंग को जो भी फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं उन सबको कंसीडर किया जाता है ओबी में। तो इसीलिए क्या है, ये टोटल सिस्टम अप्रोच है। टोटल सिस्टम अप्रोच मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी वेरिएबल है, जितनी भी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इंपैक्ट डालते हैं, उन सबको कंसीडर किया जाता है ओबी में। तो दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ ओबी, ठीक। तो अगर एग्जाम में आए फीचर्स ऑफ ओबी तो जल्दी से ये 6 पॉइंट लिखिएगा और इनको एक्सप्लेन करिएगा जो मैंने अभी किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख, आज हो गया है जून 2024 तक, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से। तो ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें एक सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ, SAPM, ये सब्जेक्ट भी कवर हो गया है, ठीक है। एंड एक बात और है, ये अभी तक है। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद 2025-26 में देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है 2024 तक, जून 2024 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा और प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बनाया जाता है, तो आप लोगों का मोटिवेशन, आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरत है, चाहिए, ठीक है। एंड मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर नोट चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशन डालती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन ओबी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं, मतलब बहुत पहले, कई साल पहले, अगर मैं बिजनेस इंडस्ट्री मतलब इंडियन बिजनेस की बात करूं तो वो फिर भी आसान थे। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, 1991 के बाद LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मैं बात करूंगी लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारवादी पॉलिसी, ठीक है। लिबरलाइजेशन से क्या हो गया, फ्री इकोनॉमी हो गई, ठीक है। यानी जो भी बिजनेस जो करना चाहता है वो कर सकता था, ठीक है, जिससे बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया।
अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी जो वर्किंग स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी ना, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगी, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है। एंड अगला क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बाहर अपने जो ब्रांचेस हैं वो सेट की, बाहर की बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई। ठीक है। इंडिया के बहुत सारे मैनेजर्स बाहर काम किए, बाहर के बहुत सारे एम्प्लॉयज इंडिया में आके काम कर रहे हैं, इंडियन एम्प्लॉय बाहर की एमएनसीज में काम कर रहे हैं जो इंडिया में ही है। तो यानी क्या हुआ कि अब इंडियंस को बाहर के दूसरे एनवायरमेंट में भी एडजस्ट होने की जरूरत हुई। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया ओबी के सामने, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सामने। ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा कह लीजिए प्रॉब्लम आई, चैलेंजेस आए ओबी के सामने। ठीक। तो इसी को मैंने पॉइंट्स मोटा मोटा मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, समझा दिया है, बाकी इसको पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज आया ओबी में वो क्या था, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। सबसे पहला चैलेंज क्या आया, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, एंड डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। अगर मैं बात करूं 40 साल मतलब 30 साल 40 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, अगर मैं जेंडर के बेसिस पे बात करूं तो बहुत सारी फीमेल मतलब नहीं थी एम्प्लॉयड, बहुत सारी फीमेल काम पर नहीं जाती थी, काम नहीं करती थी। लेकिन अब क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई है। इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पे 50% से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो फीमेल है। तो ये क्या है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ गई, यानी वर्कफोर्स पे जो एम्प्लॉय हैं वो अब डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट इथनिक ग्रुप के हैं। ठीक है। डिफरेंट रेस के हैं, डिफरेंट कल्चर के हैं। तो बेसिकली बात करें तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अलग अलग तरीके के लोग अगर एक जगह पे काम करेंगे जिनका थोड़ा सा बिहेवियर भी अलग है, तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो ये सबसे पहला चैलेंज था, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। दूसरा जो चैलेंज आता है ओबी में वो क्या है, क्रॉस कल्चरल डायनेमिक। क्रॉस कल्चरल डायनेमिक, क्रॉस कल्चरल डायनेमिक का क्या मतलब है, देखिए क्रॉस कल्चरल, क्रॉस मतलब बॉर्डर पार। हमारे इंडियन कल्चर अलग है, बाहर का कल्चर अलग है। ठीक है। अगर डिफरेंट कल्चर के लोग काम करेंगे साथ में, ठीक है, और डिफरेंट कल्चर का डिफरेंट बिहेवियर भी होता है, डिफरेंट कल्चर के लोग जो लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो भी बहुत अलग होता है। ठीक है। उनके कल्चर बेसिकली किस चीज से बनता है, कल्चर मतलब होता है बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यूज, ये सब मिलके बनता है कल्चर। ठीक है। तो अगर डिफरेंट कंट्रीज के लोगों का कल्चर अलग है और जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक साथ एक कंपनी में काम करेंगे तो क्या होगा, जिनका कल्चर अलग है, जिनका बिहेवियर अलग है, तो वहां पे थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। बट इसी के लिए कंपनीज में एचआर है, इसी के लिए ये कॉन्सेप्ट आया था, उसी के लिए ये सब्जेक्ट आया है ओबी का, जिसमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया गया है। ठीक है। बट ये एक चैलेंज है ओबी के सामने, क्रॉस कल्चरल डायनेमिक। ठीक। तीसरा जो चैलेंज है ओबी के सामने, दैट इज इंक्रीजिंग वर्कफोर्स एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं। पहले के टाइम में बात करें 30 साल 40 साल पहले क्या था, जो वर्कफोर्स पे जो एम्प्लॉय थे उन्हें क्या चाहिए था, केवल एक मतलब ठीक ठाक मतलब मॉनेटरी पैकेज हो, बस इतना ही चाहिए था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एम्प्लॉयज को एक डिसेंट मॉनेटरी पैकेज तो चाहिए ही, बट उसके साथ उसको एक कंडक्टिव वर्क प्लेस चाहिए, काम भी बढ़िया चाहिए, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, जो काम है वो भी अच्छा होना चाहिए, वर्क प्लेस भी ओपन होना चाहिए, टीम वर्क अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी वर्क लाइफ एम्पावरमेंट चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल चाहिए, तो सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मतलब चैलेंज है ओबी में। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कि पहला का जो वर्कफोर्स था वो इतना ज्यादा, उसकी इतनी ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं थी, बट आज बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंज है ओबी में, दैट इज इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस। इंक्रीजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस मतलब जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे कहें चाहे इंटरनेशनल लेवल पे कहें, जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे जो कस्टमर है, जो एम्प्लॉय है, हर ह्यूमन बींग वो क्या होता जा रहा है, वो क्वालिटी कॉन्शियस होता जा रहा है। अब उसे क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस चाहिए एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है। सस्ते से सस्ते रेट पे, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सर्विस चाहिए। तो ये भी एक चैलेंज है ओबी के सामने। ठीक है। नेक्स्ट जो चैलेंज है ओबी में वो है न्यूअर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। यानी पहले के ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की बात करें तो बहुत सिंपल सा एक क्लासिकल अप्रोच होता था ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन बहुत चेंज हो चुकी है, फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हो चुकी है। ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है ओबी में।
नेक्स्ट जो है दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब मर्जर मतलब दो कंपनीज अगर कंबाइन करके कोई एक कंपनी बनती है या कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है तो दैट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। तो जब मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो एक है एक्वायरिंग कंपनी और एक है एक्वायर्ड कंपनी। तो जो एक्वायर्ड कंपनी होती है ना, इसका जो एम्प्लॉय होता है वो उस केस में उसका बिहेवियर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो एक्वायर्ड कंपनी है इसका जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा सा नहीं एंजाइटी में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, फियर में भी रहेगा कि कहीं इसकी जॉब ना चली जाए या इसको न्यू लोकेशन पे कहीं ना भेज दिया जाए। इसका जो जॉब प्रोफाइल है, जो असाइनमेंट है, जो रोल है, जो सैलरी पैकेज है, वो सब कहीं चेंज ना हो जाए। तो ये भी एक चैलेंज है ओबी में। पहले के टाइम में इतना ज्यादा मर्जर एक्यूजेशन नहीं थे, लेकिन आज के टाइम में मर्जर एक्यूजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो जैसे अगर दो कंपनीज भी कंबाइन करके कोई नई कंपनी बन रही है तो उस केस में भी इंप्लॉइज काफी कह लीजिए एंजाइटी फियर होता है कि अब जो नई कंपनी बन रही है उनमें उनका रोल क्या होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओबी में। ठीक है, तो ये थे 6 चैलेंजेस ओबी के। ठीक, तो हमने ओबी के बारे में पढ़ लिया। ओबी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, डिफिनीशन देख ली, इसका फीचर्स या कह लीजिए नेचर पढ़ लिया, और उसके साथ हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके आगे हमें पढ़ना है मॉडल। तो 4 मॉडल्स है ओबी के और ये चारों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल मैं ऐसा करती हूँ अगले लेक्चर में कवर करती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने मीनिंग, नेचर एंड चैलेंज किया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम करेंगे ओबी के ये जो 4 मॉडल है ना, क्योंकि ये मॉडल थोड़े से मतलब डिटेल में पढ़ना और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करती हूँ। ठीक है, तब तक जितना पढ़ाया उतना पढ़ के रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।